हेलो एवरीवन, मैं हूँ राफिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और यूएसए का डोमिनेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तभी कुछ नई सेंटर इमर्ज हुए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। आइए हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, जो 1957 में बनना स्टार्ट हुआ एज अ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर इसके बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन maastricht ट्रीटी के थ्रू फॉर्मली फॉर्म हो चुका था। ये एक बड़ा ही यूनिक सा एग्जाम्पल है रीजनल इंटीग्रेशन का। और अगर बात की जाए कि यूरोपियन यूनियन के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इन सब की एक कॉमन मार्केट है और यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी है जिसका नाम है यूरो। यूरोपियन यूनियन में खुद का अपना एक पार्लियामेंट है, उनका कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है और सेंट्रल बैंक भी है। यूरोपियन यूनियन का वर्ल्ड में मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है। इसके चलते हुए इनकी जो कुछ मेंबर कंट्रीज़ थी उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को भी झेला और तभी एक न्यू पावर भी इमर्ज हो रहा था जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि आसियान। ये 1967 में बैंकॉक में इस्टेब्लिश हुआ। इसके फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के बनने का जो ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखना, सभी मेंबर्स कंट्रीज़ का आपस में कोऑपरेट करना। चलिए अब जानते हैं कि आसियान वे क्या था। आसियान वे मतलब कि जो आसियान की जो सारी कंट्रीज़ है उसको ये एक तरीका जो है ये ज़रूर फॉलो करना है। मतलब कि इनके कुछ तरीके थे आसियान वे में जो लिखे हुए हैं आपकी बुक में, जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यानी एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना, और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, मतलब कि कोई भी एक दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। डिसीजन मेकिंग थ्रू कंसेंस, जो डिसीज़न में बनेगा, जो भी कोई डिसीज़न लिया जाएगा किसी के भी थ्रू, तो वो कैसे लिया जाएगा, वो एक दूसरे की सहमति से लिया जाएगा। इसके चलते आसियान रीजनल फॉर्म भी बन गई। ये प्रमोट करती है डायलॉग को, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इन द आसियान स्पेसिफिक रीजन में। अब इसके ही चलते चाइना का भी राइज हो रहा था। चाइना एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना पहले कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थी, फिर इसके बाद चाइना में रिफ़ॉर्म होते गए और चाइना ने जो अपने रिफ़ॉर्म्स किए वो देखिए अब क्या हैं। 1978 में डियांग ज़ोइंगपिंग थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस किए। चाइना ने ओपन डोर इकोनॉमिक को अपनाया। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश किया अपने देश में। चाइना एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा, लेकिन चाइना साथ ही साथ में एक मेजर प्लेयर है इंटरनेशनल ट्रेड में और पॉलिटिक्स में। चाइना के इतना ग्रोथ करने का कुछ तो कारण होगा। वो कारण ये है कि चाइना के पास एक लार्ज लेबर फोर्स है, चाइना के पास अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। इंडिया और चाइना के रिलेशन पढ़ते हैं। इंडिया और चाइना के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां चाइना और इंडिया कोऑपरेट करते हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां इंडिया और चाइना में इश्यूज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कोऑपरेशन वाले एरिया पढ़ लेते हैं कि ग्रोइंग ट्रेड रिलेशनशिप, कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक BRCIS एंड SSCO। और जहाँ कंसर्न हैं, इश्यूज़ हैं, वो है जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल कंपटीशन हो गया। इसके ही चलते अब हम बात करते हैं जापान की।
जापान एक डेवलप कंट्री है। ये अपने टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ और हाई लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से जाना जाता है। जापान इतना डेवलप है, इसके कुछ जो जापान के जो फीचर्स हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जापान वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बेस है। लिमिटेड मिलिट्री रोल है जापान का बिकॉज ऑफ इट्स पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि जापान की क्या क्या स्ट्रेंथ है। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं और जापान के जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छी हैं। और जापान का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से जापान बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह एक न्यू पावर और इमर्ज हुई, दैट वाज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट किया और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा। साउथ कोरिया का इतना डेवलप होने की कुछ की फीचर्स जान लेते हैं, जैसे कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर कोरियन वॉर। साउथ कोरिया का स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड और ऑटोमोबाइल्स का पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होना भी साउथ कोरिया का जो डेवलपमेंट है उसका कारण हो सकता है। साउथ कोरिया के बारे में चलिए कुछ अच्छी बातें ही तो कर रहे थे सबसे, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर,